नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस। मैं उर्मिला सालुंखी। अब हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस। लेसन का नाम है चिड़िया की बच्ची, 7वीं कक्षा से लेसन नंबर 7 चिड़िया की बच्ची, और इसके हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन। सवाल क्रमांक 1, किन बातों से ज्ञात होता है किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। सॉल्यूशन है, माधवदास अपने लिए संगमरमर की नई कोठी बनवाते हैं। माधवदास अपने लिए संगमरमर की एक नई कोठी बनवाते हैं। चिड़िया को धान का, सोने का घर बनवाने तथा मोतियों की झालर लटकाने का प्रलोभन यानी लालच देता है। वह चिड़िया से कहता है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। माधवदास जी की इन बातों से ज्ञात होता है कि वे कितने धन संपन्न थे। उसका अपने आप में यह सोचना कि सब कुछ प्राप्त करके भी जीवन में खालीपन है, पूरे घर में उसका अकेले रहना, चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना ताकि सुंदर चिड़िया को बार बार देख सके, वह उसका चहचहाना सुन सके, दर्शाता है कि इतनी सुख सुविधाएं होने पर भी वह सुखी नहीं था। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी लगता है कि धन संपन्न होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं है। ख्याल ही ख्याल में वे संध्या को स्वप्न की तरह गुजार देते हैं। वो चिड़िया से कहते हैं, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। इससे यह स्पष्ट है कि वे सुखी नहीं थे। सवाल क्रमांक 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, माधवदास ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी। वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। उसे देख देख कर वह अपना मन बहलाना चाहता था। माधवदास आत्म केंद्रित होकर ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह केवल अपनी खुशी के लिए, अपना मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसलिए माधवदास की इस भावना में उसका निजी स्वार्थ है। माधवदास चाहता है कि वह सुंदर चिड़िया उसकी बगीचे में रह जाए, इसलिए उसे बार बार कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास यह बात निस्वार्थ भावना से नहीं करता, वास्तव में वह उसे बातों में फंसाकर अपने नौकर द्वारा पिंजरे में कैद करवाना चाहता था। वह चाहता था कि चिड़िया सदा के लिए उसके पास ही रह जाए। सवाल क्रमांक 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जीत का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ माधवदास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे से विपरीत यानी अलग है। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति, सुख सुविधा ही जीवन के अमूल्य यानी मौल्यवान तत्व है, परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सभी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी, उसकी कीमत कोई नहीं थी। चिड़िया को अपनी माँ से लगाव था। माँ की गोद ही उसके लिए दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान सुख था। उसे सोने, चांदी, हीरे, मोती की तुलना में अपने माँ का स्नेह अधिक प्यारा था। अर्थात चिड़िया की खुशी भौतिक सुखों से अलग भावनात्मक सुखों में है, परंतु माधवदास के लिए धन दौलत ही सर्वोपरि, मतलब सभी वही धन दौलत में ही देखता है। उसके सामने भावनाएं मूल्यहीन है, मतलब उसके सामने भावना यानी फीलिंग्स का कोई भी कीमत या कोई भी महत्व नहीं है। इसीलिए माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया तो बिल्कुल भी इन बातों को कोई महत्व नहीं देती, क्योंकि उसे पसंद है तो अपनी आज़ादी।
वह माधवदास के बगीचे में रहना भी पसंद नहीं करती, अपने घर वालों से अलग रहना नहीं पसंद करती। शाम होते ही वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है, सिर्फ वो घूमना चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया के जीत का कोई महत्व था ही नहीं। वह सिर्फ अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उसे पकड़ना चाहते थे, उसे सोने के पिंजरे का लालच भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए यह सभी चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती हैं। सवाल क्रमांक 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि सेठ की सभी चेष्टाओं के बावजूद नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने में सफल होती है। यह कहानी का सुखद अंत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का अंत यानी एंड अत्यंत दुखद होता और ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत हो गई, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता और चिड़िया सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। चिड़िया के अस्तित्व की सफलता उसके बंधन मुक्त होकर स्वच्छंदतापूर्वक आकाश में उड़ने में है। वह अपने परिवार तथा अपनी माँ का स्नेह पाकर खुश होती है। सवाल क्रमांक 5, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में हमारी माँ का क्या महत्व है। सॉल्यूशन, हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चे की खुशी में खुश होती है तथा बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट से भावुक हो जाती है। भावुक मतलब इमोशनल हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख या दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम माँ के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। वो हमारा पालन पोषण करती है। इसी तरह का स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को स्मरण करके उसके पास जाने की जिद करती है। वैसे तो हर बच्चे के जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि माँ दुख में सुख में सदा अपने साथ रहती है। माँ की गोद में वह अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। चाहे कोई कितना भी लालच क्यों न दे, बच्चे को अपनी माँ ही प्यारी लगती है। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? सॉल्यूशन है, इस कहानी का शीर्षक जीवन का सच्चा सुख अधिक युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को लेकर दो विचारों की टकराहट है। एक तरफ जहाँ धनी सेठ के लिए धन दौलत सुख सुविधाएं ही जीवन की खुशी तथा वास्तविकता है, वही दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए माँ अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। हम इसे दूसरा भी शीर्षक देंगे कि नन्ही चिड़िया। यही शीर्षक उपयुक्त रहेगा क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। सवाल क्रमांक 1, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में
हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। सॉल्यूशन है, अनुशासन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। प्रकृति के अलग अलग रूपों में हमें अनुशासन देखने को मिलता है। सूर्य नियमित रूप से सुबह उगता है तथा शाम को अस्त होता है। तारे रात को ही आसमान में दिखते हैं। 3 पेड़ अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। कभी सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता। ऋतु ये भी नियमानुसार ही आती है तथा जाती है। फिर मनुष्य मनुष्य क्या करता है? सारा दिन बाहर रहने के बाद कोई भी मनुष्य अपने घर आकर ही आराम महसूस करता है। फूल, डाली पर कली से फूल बनने तक की प्रक्रिया, फिर मुरझाना व डाल से गिर जाना। पशु पशु भी सारा दिन घूमने के बाद गोधूलि के समय अपने बछड़े बच्चों के पास लौट आते हैं। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग ये है। क, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ख, कभी पर हिलाती। ग, पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग के 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हैं। सॉल्यूशन, मेज पर धूल जमी है। चिड़िया अपने पर फैलाकर उड़ती है, पर तुमने अपना काम नहीं बताया। सवाल क्रमांक 2, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो। 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। मन्ने, मैंने, अयो, आओ, जाइयो, जाओ, करियो, करो। सवाल क्रमांक 2, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुख सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या लगेगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। सॉल्यूशन है, सुख सुविधाओं के बाद भी हमें पराधीनता स्वीकार नहीं है। स्वाधीनता उस पराधीनता से भी अधिक नहीं है जिसमें कि अनेक प्रलोभन हैं। जीवन में एक अपना अलग महत्व होता है। सभी सुख सुविधाएं मिलकर भी सॉल्यूशन है, सभी सुख सुविधाओं के बाद भी हमें पराधीनता स्वीकार नहीं है। स्वाधीनता उस पराधीन से भी अधिक प्रिय लगती है कि जिसमें कि अनेक प्रलोभन हो। जीवन में स्वतंत्र रहने का अपना अलग ही महत्व है। सभी सुख सुविधाएं मिलकर भी इसके मूल्य को कम नहीं कर सकती है। यह सही है कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है और सुख से दूर दूर तक वंचित रहता है। सुख का एहसास उसके लिए दुर्लभ होता है। सवाल क्रमांक 1, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी इन तीनों में ही माँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए।
सॉल्यूशन है, माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी में ऐसा देखने को मिलता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए ऐसी भावनाओं का होना स्वाभाविक है। परंतु ये पशु पक्षियों में भी देखा जाता है कि माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करके लाती है। जानवर भी अपने बच्चों को खतरों में देखकर हमला करने वालों पर आक्रमण कर देते हैं। यह प्रकृति की अद्भुत देन है।